खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 9 साल से जेल में बंद मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित को देश की सबसे बड़ी अदालत से जमानत मिल गई। इसी मामले की दूसरी आरोपी साध्वी प्रज्ञा अप्रैल से ही जमानत पर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे पहले साध्वी प्रज्ञा को जमानत देते हुए कर्नल पुरोहित को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया था, जिसके बाद पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एनआईए ने भी साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दी थी, जबकि कर्नल पुरोहित के आरोपों को सीरियस मानते हुए उनकी बेल का विरोध किया था। 2008 में मालेगांव के इन धमाकों में 7 लोगों की जान गई थी, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत फिर उफान पर है। इस ब्लास्ट को भगवा आतंकवाद का नाम देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि संघ से जुड़े आरोपियों को बचाने में लगी है सरकार, तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना जैसी पार्टियों से कोशिश सिर्फ जमानत मिलने के बेसिस पर पुरोहित को बेकसूर साबित करने की है। बीजेपी तो कांग्रेस से माफी तक की मांग कर रही। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुरोहित की जमानत पर यह कैसी सियासत। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई जमानत। मालेगांव ब्लास्ट का मुलजिम है कर्नल पुरोहित, और पुरोहित की जमानत पर आखिर ये कैसी सियासत। तवील कानूनी जंग के बाद मालेगांव बम धमाके के मुलजिम कर्नल पुरोहित को जमानत मिल गई। इससे पहले भी इस टीम में शामिल असीमानंद और प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत मिल चुकी है। वहीं एनआईए ने कर्नल पुरोहित की जमानत की मुखालफत की है। एनआईए का कहना है कि कर्नल पुरोहित के खिलाफ उसके पास सबूत मौजूद है, जबकि मालेगांव बम धमाका मामले में भगवा तंजीम आरएसएस के स्वामी असीमानंद ने दिल्ली की अदालत में ये एतराफ किया था कि समझौता एक्सप्रेस समेत दीगर जगहों पर भी बम धमाके सुनील जोशी टीम ने ही किए थे। वहीं असीमानंद ने यह भी एतराफ किया था कि मक्का मस्जिद, मालेगांव और मुसलमानों की दीगर इबादतगाहों पर बम धमाके पॉलिसी के तहत किए गए, जिसकी क़यादत पुरस्कार तौर पर कत्ल किए गए राष्ट्रीय सेवक संघ के रहनुमा सुनील जोशी ने की। देखिए, मुझे लगता है कि बेल मिलने की 2 वजह है। पहली वजह तो यह है कि 8 साल में अगर ट्रायल कोर्ट ने चार्ज नहीं फ्रेम किया, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंड रहा। जो पहली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पहली इन्वेस्टिगेशन में जो खामियां थी उसके बारे में पॉइंट आउट किया था, लेकिन कहा था कि सबूत है। और जहां तक मुझे लगता है कि बेल इज ए डिस्क्रिशनरी पावर, अगर ट्रायल प्रोसीड नहीं होने का कोई उम्मीद नहीं है तो शायद ऐसे में कोर्ट बेल देती है। लेकिन बेल मिलना इसका मतलब ये नहीं कि आरोपी की रिहाई होगी, क्योंकि ट्रायल अभी भी चल सकती है, ट्रायल फेस करना होगा। कर्नल पुरोहित की जमानत से भगवा खेमे में खुशी की लहर है। भगवा खेमे को ऐसा लग रहा है कि हिंदू दहशतगर्द का लगा दाग उस पर से धुल गया है, मिट गया है। वहीं बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा का कहना है कि हिंदू दहशतगर्द का नाम कांग्रेस का दिया हुआ है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मिली जमानत पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट में कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। किसी को जमानत मिलने से बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, न ही हिंदू दहशतगर्द के लफ्ज से इनकार किया जा सकता है। कर्नल पुरोहित एक सच्चे मिलिट्री ऑफिसर अपना काम कर रहे थे, अब उनको बेल मिला है, स्वागत योग्य है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब फैसला आएगा तो कर्नल पुरोहित बरी भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज जो कर्नल पुरोहित को जमानत दी गई है, इस अंतरिम जमानत से न उनका दोष और न निर्दोष होना साबित होता। जमानत एक मुकदमे की प्रक्रिया का हिस्सा है, इससे अधिक कुछ नहीं। कि जितने भी ये बम ब्लास्ट केस है, उन संगठन जो इन्वॉल्व है हिंदुत्व संगठन के साथ, जैसे अभिनव भारत है जिसमें पुरोहित, असीमानंद, ये सारे इन्वॉल्व है, तो एक के बाद एक उनको बेल दिया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये सरकार आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में अपनी हिंदुत्व की संकीर्ण एजेंडा के आधार पर उनको छुड़वा रहे हैं जो उनके संगठन के साथ संबंध रखते हैं।
वाज़ेह है कि 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में एक मस्जिद, कब्रिस्तान और मार्केट में हुए धमाकों में 37 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। NIA की तहकीकात में वाक़े के पीछे हिंदू तंजीम का हाथ होने की बात सामने आई थी। ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित के जिम्मे धमाका खेज मादे का इंतजाम करने का इल्जाम था, वहीं साजिश रचने में भी कर्नल पुरोहित शामिल रहा। मालेगांव ब्लास्ट 2006 में दहशतगर्दों का हाथ उसी वक्त नजर आ गया था जब आंजहानी हेमंत करकरे की टीम ने 2008 के बम धमाकों के इल्जाम में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और उनकी टीम को गिरफ्तार किया। हैदराबाद की जेल में कैद स्वामी असीमानंद के इकबाल जुर्म से ये साबित हो गया था कि मुजरिम कौन है। असीमानंद ने मजिस्ट्रेट के सामने ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत दिए गए इकबालिया बयान में अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस के अलावा मालेगांव के दोनों बम धमाकों की मंसूबाबंदी का एतराफ किया था, जिसमें कर्नल पुरोहित का नाम शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो कर्नल पुरोहित को जमानत पर यह कैसी सियासत, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आतिफ रशीद साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा आदिल सिंह बोपराय साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर सूरज सिंह, जो कि बहुत सीनियर लॉयर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं अपनी राय जाहिर करने के लिए। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैजान रजा फाउंडेशन के चेयरमैन, मुस्लिम धर्मगुरु, वो हमारे साथ हैं। और अमीर जमई, जो लेफ्ट पार्टियों का पक्ष रखते आए हैं तमाम टीवी डिबेट्स में, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। और थोड़ी देर में अजय गौतम साहब, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आतिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आपकी पूरी की पूरी पार्टी ऐसा लगा कि कर्नल पुरोहित को डिफेंड करने पर आमादा हो गई है, वो भी तब जब एक आरोपी को सिर्फ जमानत मिली है, एक्विटल नहीं हुआ है, उन्हें रिहा नहीं किया गया है, बरी नहीं किया गया है, वो बेगुनाह साबित नहीं हुए हैं। उसके बावजूद भी एक आरोपी को आपकी पूरी की पूरी पार्टी बेकसूर साबित करने पर क्यों आमादा रही आज पूरे दिन भर? सीधा सवाल। आतिफ रशीद साहब, आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आधा सवाल मैं सुन पाया हूं, बाकी कट गया। आपका आधा सवाल सुन पाया हूं, आधा कट गया है मेरे से। मेरे सवाल का लबोलबाब बस इतना सा है आतिफ रशीद साहब कि आज पूरी की पूरी आपकी पार्टी दिन भर कर्नल पुरोहित को, जो कि अभी तक बेकसूर साबित नहीं हुए हैं कोर्ट से, सिर्फ उन्हें जमानत मिली है, क्यों साबित करने पर तुल गई आपकी पार्टी उन्हें बेकसूर? मैं समीर भाई, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं, असल में इस पूरे मामले की आपको तह में जाने की ज्यादा जरूरत है। बात यह है कि 2009 से जब ये कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और स्वामी असीमानंद, ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन लोगों का नाम आया, तो इन लोगों के नाम आने के बाद, इन लोगों की अरेस्टिंग के बाद पूरे मुल्क में उस वक्त की तत्कालीन सरकार जो थी, उसने कुछ इस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश करी कि गोया के इस मुल्क में हिंदू आतंकवाद, किसी ने सैफ्रॉन टेरर नाम दिया, किसी ने हिंदू आतंकवाद का नाम दिया, और उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री ने, उस वक्त एक अब्दुर्रहमान अंतोले जी हुआ करते थे, अब उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में जाकर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर यह साबित करने की कोशिश करी कि इस मुल्क में एक हिंदू टेररिज्म नाम की कोई चीज पनप रही है। अभी आज जो हमारा ये कर्नल पुरोहित के जो वर्डिक्ट कल जो आया है सुप्रीम कोर्ट से, जो उसको जमानत मिली है, ये कोर्ट में अभी न्यायालय में विचाराधीन मामला है। उसमें अभी तय होना है कौन मुलजिम है, कौन मुलजिम नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणियां करी हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि एक नजर में ये मामला उस तरीके का दिखता नहीं है जिस तरीके का दिखाने की कोशिश की जा रही है। और 2008 से लगभग, या शायद 2009 से कर्नल पुरोहित जो हैं वो पुलिस कस्टडी में है, वो
जुडिशियल कस्टडी में चल रहे हैं। जुडिशियल कस्टडी में लगातार चलने के बाद 8 साल 8 इतने महीने से सालों जेल में हो। उनके खिलाफ कोई आरोप, किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप 8 साल से 8 साल से वो जेल में हैं, उनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं हो पाया है किसी भी तरीके का। तो आज जो ये लेकिन आतिफ रशीद साहब मेरा सवाल ये था, आपके प्रवक्ता जिस तरह से कर्नल पुरोहित का बचाव करते हुए आज नजर आए, आप भगवा आतंकवाद कांग्रेस पार्टी ने क्यों कहा, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल सकते हैं, सियासी बयान दे सकते हैं, लेकिन एक आरोपी पर जिसके ऊपर इतना संगीन इल्जाम है, आरडीएक्स ले जाने का इल्जाम है, बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश करवाने का आरोप है, उसको आप बेकसूर साबित करें, ये इसकी इजाजत आपको कौन देता है? समीर अब्बास भाई, मुझे लगता है कोर्ट ने उनके खिलाफ जो आरोप हैं, उन आरोपों को मजबूत नहीं माना है। कोर्ट ने तभी उनको जमानत दी है और पिछले 8 साल में उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई सबूत पेश नहीं हो पाया है और उनके खिलाफ चार्जशीट तक इवन फाइल नहीं हो पाई है कर्नल पुरोहित के खिलाफ। क्योंकि इस देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर किस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, सरकारों का दबाव रहता है, वो हम और आप सभी जानते हैं। आदिल साहब, उनका ये कहना है कि आप लोगों ने जिस तरह से स्वामी असीमानंद हो, साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल पुरोहित हो, इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद जिस तरह का माहौल देश में बनाने की कोशिश की और जिस तरह ये साबित करने की कोशिश की कि भाई भगवा आतंकवाद जो है वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए आज इस जमानत के बाद। समीर भाई, ये जो मुद्दा है बड़ा होलिस्टिकली अंडरस्टैंड करने की हमें जरूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल एप्लीकेशन पे फैसला किया है और कहा है कि पेंडिंग ट्रायल कर्नल पुरोहित को बेल पे रिहा किया जाएगा, बेल पे। और ये जरूरी है हमें अपने जहन में रखना कि बेल का ये मतलब नहीं होता कि उन्हें एक्विट किया जाए। अभी ट्रायल चलेगा, ट्रायल के एंड पे कोर्ट डिसाइड करेगा फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे कि ये गिल्टी थे या इनोसेंट थे। ये है कानूनी प्रक्रिया। अब दूसरे पहलू पे आता हूं। दूसरा पहलू जो बहुत गंभीर है वो ये है कि सिस्टमैटिकली एनआईए इस केस को वाटर डाउन और डाइल्यूट कर रही है। और मैं आपके सामने फैक्ट्स पेश करता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2014 में, इस केस के पहले से एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, एक बड़े वरिष्ठ वकील हैं जिनका नाम है रोहिणी सल्यान। उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनआईए के एसपी, उनका नाम लिया है एसपी का मुझे फोन आया कि मैं आपको आके मिलना चाहता हूं। वो एसपी आके रोहिणी सल्यान जो इस केस की वकील थी, जो इस केस को ट्रायल कोर्ट में परस्यू कर रही थी एनआईए के लिए, एजेंसी के लिए, उन्हें कहा गया कि मुझे ऊपर से मैसेज है, मुझे ऊपर से मैसेज है, आप मालेगांव केस पे स्लो जाइए। ये कंटेम्प्ट के ज्यूरिसडिक्शन पे बॉम्बे हाई कोर्ट में मुद्दा पेंडिंग है। पहली बात। दूसरी बात, 2014 से पहले एटीएस ने एक चार्जशीट फाइल की, एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल की। 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की 14 में सरकार आई, एनआईए ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, जिसमें उन्होंने जो मकोका, जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है टेररिज्म जैसे ऑफेंसेस को डील करने के लिए, उसे हटा दिया गया। सारे एक्यूज से मकोका को ड्रॉप किया गया और साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी। सो एनआईए 2015 से पहले तो इन्होंने रोहिणी सल्यान जी को हटा दिया, अपने होम मिनिस्ट्री से पैनल से हटा दिया, फिर इन्होंने मकोका हटा दिया, फिर इन्होंने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दिया, और अब एनआईए ने बड़ा ही एक सिस्टमैटिक और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत केस को विटल डाउन और डाइल्यूट करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये देश के दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहां कानून व्यवस्था एजेंसीज पे एक ड्यूटी है कि वो इंसाफ दिलाएं। जो मालेगांव में जिनकी हत्या हुई, जो घायल हुए, वो भी हिंदुस्तान के सरजमीन के नागरिक थे। हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें इंसाफ दिलाएं। और यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सिस्टमैटिकली 2014 से इस केस को डाइल्यूट कर रही है। ये है हमारी ऑब्जेक्शन है और ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर विषय है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, क्या आपको लगता है कि संघ से जुड़े आरोपियों को बचाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी यही कह रही है। दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं संघ से जुड़े जितने आरोपी हैं सब बारी बारी करके जमानत पर रिहा हो रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं, बचा रही है सरकार। समीर भाई, ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, दुनिया के सामने आया है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अनपढ़ इंसान और बगैर पढ़ा लिखा इंसान और इनोसेंट्स कोई भी इंडियन हो, उनसे आप पूछ लें तो वो यही कहेगा। मैं और कांग्रेस पार्टी की बात रहने दें,
सारे लोग यही कहेंगे कि यकीनन बचाया जा रहा है। अगर बचाया नहीं जाता तो वो सारे मवाद, वो सारे एविडेंस, वो सारे पेपर क्यों जला दिए जाते? जो ठाकुर के खिलाफ थी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जो पेपर्स थे, तो वो सारे पेपर्स क्यों जला दिए जाते? और उसी एविडेंस को सामने रख करके अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत मिल सकती है तो कर्नल पुरोहित को क्यों नहीं मिल सकता है? उसी को एविडेंस बना करके इनको जमानत दी जाती है। तो हालात की कशीदगी ये हमें बता रही है कि देश किस जानिब जा रहा है वो दुनिया देख रही है और यूएन भी देख रहा है। तो इस तरीके की बातें बहुत सारी दरमियान में उठेंगी, लेकिन मैं तो इतना आश्चर्यजनक नहीं हूं समीर भाई, बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि ये तो होना ही था साहब। अगर ये नहीं होगा, इस दौर में भी नहीं होगा, इस सरकार में भी नहीं होगा, तो कब होगा? क्या बीजेपी की सरकार खत्म होने के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी तभी इनको जमानत मिलती? ऐसा नहीं है, ये तो इनको इसी टाइम पे होना था और वो हो गया। इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। तो हमें सिर्फ इस बात पर देखना है कि बीजेपी की सरकार खुलेआम हिंदुत्व को सपोर्ट कर रही है और ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रही है जिनके लैपटॉप के अंदर में सारे मवाद पाए जाते हैं, जो आरडीएक्स सप्लाई करता है, जो दूसरों को टेरर की ट्रेनिंग देता है, जो दूसरों को हिंदुस्तान की गलत जानकारियां दूसरों तक पहुंचाता है। तो ऐसे शख्स के ऊपर जो कत्ल गारतगरी करता है, ऐसे शख्स को अगर हुकूमत बचाएगी तो इंसाफ का पैमाना कहां चला जाएगा? आवाम पूछेगी जुर्म साबित नहीं हुआ ना कहां है? यही सवाल मैं बीजेपी से भी पूछना चाह रहा हूं कि जब अभी देश की सबसे बड़ी अदालत में जब यह मामला है और अभी तक उन्हें दोषी साबित नहीं किया गया है, तो फिर आप उन्हें बचा क्यों रहे हैं? उन्हें बेकसूर साबित करने पर क्यों तुले? यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं उन्हें दोषी साबित करने की? तो अब देखिए, नहीं, हम दोषी साबित करने के उस पर नहीं है, कानून अपना काम करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि सैकड़ों बच्चे जो नियत्ते पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर कोई क्लेम नहीं, आतंकवादी बोलकर के उसको उठा लिया गया पिछले 15 साल और 20 सालों से, उनके ऊपर अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई। ये कौन से लोग हैं भाई कि उनके ऊपर चार्जशीट फाइल ना करो, इनके ऊपर फौरन इनका केस निकालो और खत्म कर दो? क्या ये सवाल नहीं होगा? क्या लोग नहीं पूछेंगे कि उनके ऊपर चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई, उनके ऊपर केस क्यों नहीं बनाया गया, क्यों उसको जमानतें नहीं मिल रही है, क्यों उसके बच्चे मर रहे हैं तो उनको आने की इजाजत नहीं मिल रही है, क्यों उनके बाप गुजर जा रहे हैं, मां गुजर जा रही है तो उनको आने की इजाजत नहीं होती है? तो उनके खिलाफ कुछ और आप देख रहे हैं और इनके खिलाफ कुछ और निगाहें आपकी देख रही हैं, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है। हम तो इस पक्ष में हैं, आप इसको हिंदू मुस्लिम का नाम न दीजिए। आप हम जो आज जिस तरीके की भी जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारा कहना ये है कि आपने टेरर को भी, आपने आतंकवादी एक्टिविटीज को भी, आतंकवादी गतिविधियों को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया इस मुल्क में। और मेरा दूसरा कहना है कि अगर वाकई तत्कालीन कांग्रेस सरकार की मानसिकता और नियत ठीक थी, अभी समीर अब्बास भाई भी कह रहे थे कि सरकारों के दबाव में काम होता है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये सरकार के दबाव में इन लोगों को फंसाया गया हो? जबकि कर्नल पुरोहित साहब ने आज कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट डाल के कहा है कि अभिनव भारत की सरकार के दबाव में से निकाला गया हो, से वहां पर मुखबरी करने के लिए गया था। और हमारी जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लगातार इस तरीके के काम करते रहते हैं। तो हो सकता है कि वो इसी नियत से वहां भेजे गए हो, वहां की मुखबरी करने के लिए भेजे गए हो। समीर भाई, मेरा सिर्फ इतना कहना है, इसको हिंदू और मुसलमान में मत डालिए। आपने कह दिया कि अगर किसी मुसलमान के साथ भी अन्याय हुआ है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। डॉक्टर सूरज सिंह हमारे साथ हैं यहाँ पर, सुनिए, डॉक्टर सूरज सिंह हमारे साथ हैं, सीनियर लॉयर हैं। सूरज सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जमानत का आधार, जमानत का बेसिस क्या था? क्या ये बात कि भाई 8 साल से जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो चार्जेस ही फ्रेम नहीं कर पाई, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दोनों एजेंसीज के नजर आते हैं, तो क्या ये जमानत का आधार बना सबसे बड़ा? आबाजी जमानत का आधार सुप्रीम कोर्ट ने अपने 25 पेज के फैसले में क्लियरली लिखा है जी। एक तो कहा है कि जब एटीएस ने एक तरह की रिपोर्ट दी, हाँ, और एनआईए ने एक तरह की दी, हाँ, और अगर जो है मौका नहीं लगता इस पे, तो जो भी कन्फेशन के आधार पे जो भी कर्नल पुरोहित के खिलाफ एलिगेशन लग रहे थे वो उसके आधार पर फिर सिद्ध नहीं होते, क्योंकि मेन आधार ये था कि अप्रैल 2008 में एक स्पेशल मीटिंग हुई, इसमें ये सारी कॉन्स्पिरेसी हुई, आरडीएक्स का काम जो है कर्नल पुरोहित को सौंपा गया। लेकिन ये सारी चीज कन्फेशन पे है। मौका में जो भी बात कही जाती है कन्फेशन, वो भी एविडेंस का पार्ट माना जाता है। लेकिन अगर मौका हट गया तो पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट है वो एविडेंस पे नहीं मालूम होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, 3 ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। पहला कि एटीएस की चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट एनआईए में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, जैसा कि इन्होंने भी बताया। दूसरा
कि इसमें जो है अगर कन्फेशन की स्टेटमेंट हम हटा दें तो ऐसा कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मोटे तौर पे प्राइमा फेसाई नहीं लगता कि जिससे कर्नल पुरोहित को फंसाया जा सके। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल खत्म हो जाता है, सेक्शन 120 भी हट जाता है। तीसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि 8 साल 8 महीने हो गए हैं और अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, तो हम किसी आदमी की लिबर्टी को इतने समय तक नहीं कंप्रोमाइज कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अमीर साहब, क्या आपको लगता है जब ये बात हो रही है कि भाई सरकार के दबाव में आज एनआईए काम कर रही है, इसलिए एक एक करके जो आरोपी हैं वो छूटते जा रहे हैं संघ से जुड़े हुए, तो 8 साल में ऐसा तो है नहीं कि 3 साल पहले भी नरेंद्र मोदी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, 3 साल पहले तो यूपीए की सरकार थी ना, तो 8 साल से चार्जेस क्यों नहीं फ्रेम हो पाए कर्नल पुरोहित के खिलाफ, अगर वो दोषी थे, अगर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे तो? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो कर्नल पुरोहित हो या उनकी जो कंपनी थी, वो कोई फ्रीडम फाइटर लोग नहीं है। वो बंबई हाई कोर्ट ने इन लोगों के बारे में कहा है, कर्नल पुरोहित के बारे में सब लोग सुन लीजिए। पुरोहित वो है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए अलग संविधान बनाने के साथ अलग भगवा झंडा बनाया, हिंदुओं पर मुसलमानों के अत्याचार का बदला लेने का विचार भी विमर्श पेश किया और बम बारूद इकट्ठा करवाया। इसका ताल्लुक अभिनव भारत, जन जागृति समिति और सनातन संस्था जैसे संगठनों से है। यहां पे जो भी भाजपा के लोग हैं, मैं आपको बता दूं समीर भाई कि जो बंबई की सरकार है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, गोविंद पानसारी की हत्या में, प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या में इन सारे सनातन संस्था के सारे लोगों का नाम आया है। और उस जमाने में जब इस संस्था को बैन करने की बात बंबई के डोजियर में लाई गई कि सनातन संस्था जिनसे इन लोगों का जुड़ा मामला, इनको बैन किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उस जमाने में इन लोगों को बैन नहीं किया। मैं तो यह कहना चाहूंगा उल्टा कि कांग्रेस ने इन लोगों को, जहां पे अंडमान निकोबार की जेल में इनको ठूसना चाहिए था, कांग्रेस को ने इन लोगों को छूट दिया और आज ये लोग टहल रहे हैं। और ये कर्नल पुरोहित, एनआईए ने अपनी जगह पे सही काम कर रही है, बेल हुई है, लेकिन बेल के साथ उनको मुजाहिदे आजादी स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी का खिताब नहीं दिया गया है। उसने इजराइल से संपर्क करके ये तय किया। आपके हिसाब से दोनों सरकारों का रवैया और रुख जिम्मेदार है इसके लिए। पंडित अजय गौतम साहब जुड़ गए हैं, मुझे ब्रेक लेना है। अमीक, मैं वापस लौटता हूं। पंडित अजय गौतम, ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश आप लोग क्यों कर रहे हैं और बेकसूर होने का सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? पुरोहित का जो समर्थन दे, मेरा ये मानना है कि एनआईए को उसको उठाना। देखिए, मैं नहीं जानता, ये पहले इनको खामोश कराइए जरा। चुप हो गए वो। ये जो साहब बोल रहे हैं अभी, इनसे पूछिए जब सुप्रीम कोर्ट में 2015 ने मकोका हटाया तब ये वहां प्रोसीडिंग में थे। मैं 3 दिन वहां लगातार उस प्रोसीडिंग में गया जब सुप्रीम कोर्ट ने मकोका हटाया। एक चार्जशीट का एक एक पैरा, एक एक डॉट, एक एक कॉमा डिस्कस हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो क्राइम है, जो ये 2006 से लेके 2008 के बीच में 6 मामले हुए हैं, इसमें मकोका एप्लीकेबल नहीं है और इन 6 के 6 ब्लास्ट का आपस में कोई कनेक्शन प्रूव्ड नहीं हुआ जो मकोका के अंदर। मेरा सवाल यह था कि आज आप बेकसूर होने का कर्नल पुरोहित के सर्टिफिकेट कैसे बांट रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल कर दिया उनका? अरे तो आप दोषी होने का सर्टिफिकेट कैसे बांट रहे हैं? आप दोषी होने का सर्टिफिकेट कैसे बांट रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी चीज है मकोका हटा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी कि प्राइमा फेसाई इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। देन हाउ कैन यू प्रूव ए गिल्टी? हाउ यू प्रोनाउंस ए जजमेंट दैट कर्नल पुरोहित इज गिल्टी इन द सेड मैटर? आप कैसे कह सकते हैं कि शायद नहीं पता कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित के लिए किन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था? जब तक कोई व्यक्ति कन्विक्टेड ना हो, गिल्टी ना हो जाए, अभी अमीक जमई उस स्टेटमेंट को दोहरा रहे थे, आपने शायद नहीं सुना। और जब तक एक्विटल नहीं हो जाता, जब तक ये नहीं साबित हो जाता कि भाई कर्नल पुरोहित का कोई रोल नहीं था इस बॉम्ब ब्लास्ट में, तब तक वो बेकसूर साबित नहीं होंगे, तब तक उन्हें बेकसूर नहीं माना जा सकता। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद बहस जारी। तो
कर्नल पुरोहित की जमानत पर यह कैसी सियासत, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सूरज सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है बेल देते वक्त कि भाई किसी की जमानत को, किसी की बेल को आप सिर्फ इस वजह से डिनाई नहीं कर सकते कि इससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की भावनाएं आहत हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? ये था कि बेल देते समय जो रेलिवेंट कंसिडरेशन है, हाँ। ऑफेंस क्या है, प्राइमा फेसाई केस बना कि नहीं, कितना ट्रायल में टाइम लगेगा, क्या विटनेसेस जो है वो टेम्पर तो नहीं कर दिए जाएंगे। तो वहां ये एक आर्गुमेंट रखा गया कि इसको अगर बेल दे दी गई तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा आहत होंगी। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी को बेल इसलिए मना नहीं कर सकते कि उसके रिलीज होने पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की भावनाएं हर्ट होंगी। तो वैसे ऊपर से देखा जाए तो ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए कानून को, हाँ। लेकिन वस्तुतः वो निष्पक्ष है कि नहीं है वो अलग बात हो जाती है। मेन जो बात 25 पेज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कि भाई इस समय सारी कॉन्ट्राडिक्शन और दूसरा देखने पर प्राइमा फेसाई मोटे तौर पर जी जो है इस समय ये बेल का केस बनता है। लेकिन साथ ही पैरा 25 में उन्होंने क्लियर कह दिया है कि हमने जो भी कमेंट यहाँ कही है इससे ट्रायल का कुछ लेना देना नहीं है, एंड द ट्रायल विल बी कंडक्टेड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जर्वेशन। तो यानी अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को लेकर जो टिप्पणियां की थी वो तो वैसी की वैसी ही है ना, कि वो अलहदा संविधान और अलग झंडा बनाने की बात और बम आरडीएस लाने की बात, साजिश की बात, वो तो सब वैसे ही मानी जाएगी। जो टिप्पणी करी थी मुंबई हाई कोर्ट ने वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी, क्योंकि वो टिप्पणी बेल मैटर में करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा इंतजार करें प्लीज। लेकिन अगर इतने इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, इतने समय तक हाँ। आप अगर इनको अंदर अब और रखेंगे हाँ। तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बेल का भी राइट बनता है, बेल का राइट बनता है, बिल्कुल। हाँ। सरकार लापरवाही करे चार्जशीट करने में, हाँ। सरकार लापरवाही करे ट्रायल को आगे बढ़ाने में, हाँ। तो एक सिटीजन जो है वो ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा कहा है कि हमें बैलेंस करना है राइट ऑफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पर हमने 8 साल तक इस बंदे को अंदर रख लिया, अब इसको थोड़ी सी राहत भी आप दो, हाँ। लेकिन मुकदमा ट्रायल सिद्ध करेगा हाँ। कि ये दोषी है कि नहीं है। आज की डेट में ये कहना कि वो निर्दोष है हाँ। या दोषी है, ये बड़ी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है। अजय गौतम साहब, मानते हैं आप इस बात को? कर्नल पुरोहित के वकील जो हैं हरीश साल्वे साहब, वो खुद कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजियों से हमें बचना चाहिए। जांच शुरू नहीं होती, जजमेंट आने लगते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं अपने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से। ये गलत है। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, मेरे पास वरना मेरी आवाज देर से मिलेगी आपको। एफिडेविट की कॉपी है सर। मैं अब टीवी नहीं चल रहा सर, मेरे यहाँ टीवी नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूं मेरे पास काउंटर एफिडेविट की कॉपी है जो एनआईए के डीआईजी ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उस काउंटर एफिडेविट के अंदर उन्होंने जो कहा है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा मालेगांव में 2 ब्लास्ट हुए थे, एक 2006 में और एक उसके बाद में। जो 2006 का ब्लास्ट था, जो 2006 का ब्लास्ट था जिसे एटीएस ने लीड किया, एटीएस ने इन्वेस्टेड किया, उसमें 21/12/2006 को 13 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल करी गई थी। और जो 13 लोग थे, नाम मैं बता दूं, नूरुल हुसैन समुसदा, शबीर अहमद मसमुल्ला, रईस अहमद, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर फारूक और मुजम्मिल जो पाकिस्तान रेजिडेंशियल था। 13 लोग हैं ये टोटल जिनके खिलाफ एटीएस ने चार्जशीट फाइल करी थी। उसके बाद में क्योंकि हिंदू टेरर को इन्वेंट करना था, हिंदू लोगों को उसमें इंप्लीकेट करना था माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए, तो फिर उसके बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट अंडर सेक्शन 173 सब 8 सीआरपीसी में फाइल करी गई, जिसके अंदर की 11 लोगों को 11 हिंदू लोगों को उसके अंदर एक्यूज बनाया गया कि ये लोग इसके अंदर जो है, ये लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। यही चीज है कि जो एनआईए की चार्जशीट है और जो उनकी बात हो जाए, पूरी कर ले वो बात। किस चीज का ज्ञान नहीं है बनाई। ठीक है अजय गौतम साहब। अरे भैया मैं सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं, आप मेरे ज्ञान की बात कर रहे हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में जो डीआईजी एनआईए ने डॉक्यूमेंट फाइल किया है काउंटर एफिडेविट, मैं उसका पैरा पढ़ के बता रहा हूं आपको। उसका पैरा ठीक है अमित जमई साहब, ये तो वही बात होगी ना, अगर मेरी सरकार है तो मैं अपने हिसाब से डिक्टेट करूंगा जांच एजेंसियों को, और उसके बाद जब दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो वो उस हिसाब से करेगी डिक्टेट। फिर लोगों को भरोसा तो रही नहीं जाएगा। फिर तो ऐसे अगर काम होगा
समीर ये मेरे साहब, देश मैं को हिंदू राष्ट्र बनाने का, समीर साहब बम ब्लास्ट करके सबको फंसाने का, हिंदू झंडा बनाएंगे मकोका और ड्रामा करेंगे तिरंगा का। क्यों हटाया 2015 के में सुप्रीम कोर्ट ने मकोका को क्यों हटाया, ये बता दीजिए। अगर ये 6 के 6 हिंदू टेरर के मामले थे और इन 6 के 6 मामलों का आपस में कोई कनेक्शन था जिसे मकोका के अंदर फ्रेम कर सकते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने मकोका क्यों ठीक हटाया? है, आदिल सिंह साहब जवाब दे रहे हैं। गौतम साहब सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी से आदिल सिंह साहब। समीर भाई एक मैं बात जोड़ दूं, एक बात जोड़ दूं मैं, समीर भाई एक बात जोड़ दूं। अमिक एक मिनट। गौतम जी के लिए मेरे पास एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और मैं निवेदन करूंगा कि इसका ये सीधा सीधा उत्तर दें। जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी एनआईए की एजेंसी की ही स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक बड़े वरिष्ठ वकील हैं रोहिणी सालियान, बिल्कुल, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया है कि एनआईए के एक अफसर ने उन्हें फोन करके कहा कि मैं मिलना चाहता हूं और फिर उन्होंने कहा है कि मुझे मैसेज ऊपर से आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जानना चाहता हूं ये ऊपर से मैसेज किससे आया है कि आप इस मालेगांव केस में सॉफ्ट जाइए और स्लो जाइए, और यही चीज उन्होंने एक एफिडेविट में बॉम्बे हाईकोर्ट में दोहराई है। सो जो हम कह रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक, एक षड्यंत्र के तहत ये केस को डाइल्यूट किया जा रहा है, ये इनके ही वकील ने एक एफिडेविट में कहा है। अब इनका एनआईए का वकील है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हुए हैं, इनकी इंडिपेंडेंस और उस पे तो कोई ये टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है। अब जब इनके एजेंसी के वकील ही कह रहे हैं कि इन पे दबाव था, तो ये बात बड़ी क्लियर है कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत केस को डाइल्यूट किया जा रहा है, विटल डाउन किया जा रहा है, सो दैट इन आदमियों को बचाया जाए। ये बड़ी स्पष्ट तौर से बात। आतिफ रशीद साहब जवाब दीजिए इस बात का। आतिफ रशीद साहब, ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि जनता क्या करे, जनता किस पर भरोसा करे। 3 साल पहले इस देश में यूपीए की सरकार थी, तब जिस तरह से एनआईए और तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो काम कर रही थी, उस पर भरोसा करें या आज की एजेंसीज पर भरोसा करें? मैं अदिल सिंह साहब से पूछना चाहूंगा कि अदिल सिंह साहब क्या ये बताएंगे कि जिस वक्त इन लोगों के ऊपर कर्नल पुरोहित हो या साध्वी प्रज्ञा हो, कि इनके ऊपर जिस वक्त ये आरोप लगाए गए थे उस वक्त आपकी सरकार थी, और जिस तरीके से आप और अमीर जामई भाई बार बार ये साबित करने की कोशिश करे जा रहे हैं कि इस वक्त की वर्तमान की एनआईए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है, जांच एजेंसी जो है, वो लगातार वर्तमान सरकार के प्रेशर में अगर काम कर रही है, तो क्या अगर हम ये बात कहें कि 2009 में इनको जिन आरोपों पर बंद किया गया था वो उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस सरकार के लिए बाकायदा मुद्दों से ध्यान भटकाकर, उस वक्त के मुद्दों से ध्यान भटकाकर एक नया हवा जिसको आतंकवाद का नाम देना था उसके लिए खड़ा करा गया। आप एक बेल ऑर्डर को भी कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जवाब आप ये बताइए कि एनआईए के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो 2009 से लेकर 2014 तक उन्होंने कहा है कि एक एसपी उनके पास आया और कहा कि मुझे ऊपर से मैसेज है। देश जानना चाहता है साहब ये ऊपर से मैसेज किससे आया था? उस वक्त तो आपके किसका मैसेज था जो ऊपर से आया था कि मालेगांव केस में आप सॉफ्ट जाइए और स्लो जाइए? इस बात से इस पे जवाब दीजिए। वास्तविकता यह है कि इस वक्त आप डर रहे हैं। आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, आतिफ रशीद साहब, आतिफ रशीद साहब, आप भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर ही बने हुए हैं और आप लोग स्टैंड तो बता दीजिए। उनका जवाब आपने नहीं दिया। अमीर जमई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आपने इस मुल्क के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा। आपने अमीर जमई साहब, ये सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या वाकई आतंकवाद का, टेररिज्म का कोई कलर होता है? क्योंकि भगवा आतंकवाद तो साबित करने की कोशिश की गई थी। नहीं, देखिए भगवा, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पे या किसी पे सेकुलर पार्टियों पे ये इल्जाम है कि उन्होंने हिंदू आतंकवाद का नाम लिया, हिंदुत्व टेरर का नाम लिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरे गुजरात के जो कातिल थे, गुजरात में जो नरसंहार हुआ था, देखा जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबको बचा दिया। आज पार्टी के लोग राज्य के अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े पदों पर, सबको तो जेल होना चाहिए था। मैं तो कहूंगा कांग्रेस ने बीजेपी का बहुत सपोर्ट किया है। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। देखिए मालेगांव में जब इन मुस्लिम लड़कों का नाम आया, उसके बाद जब समझौता बम ब्लास्ट हुआ, समझौता बम ब्लास्ट में जब विकास नारायण राय जो एसआईटी चीफ का हेड बने, उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो उसमें इंदौर मामला गया। इंदौर के बाद ये साध्वी प्रज्ञा और ये सुनील जोशी के नाम आने शुरू हुए। फिर वो सारा जो मामला मालेगांव तक कनेक्शन जो है
उस हमारी एसआईटी के अंदर नाम आए। और खुद कर्नल पुरोहित ने कहा है कोर्ट के अंदर, यह आज भी शामिल है, कि साजिशकर्ताओं के साथ सेना के जासूस के तौर पे मैं शामिल था। अरे झूठ बोल रहे हो यार, भैया, कैमरे पे बैठकर झूठ कर्नल बोल रहे हो। पुरोहित एक तो लाइन खुद दिखा कह रहा दीजिए, है कि वो आपको केस शामिल की था। एबीसीडी नहीं पता, आप कैमरे में कर्नल बैठकर झूठ पुरोहित बोल रहे हो जब कि खुद कर्नल शामिल पुरोहित था। ने कहा है। बताओ कौन सी चार्जशीट का कौन सा पेज नंबर है, बताइए कहाँ का, मेरे पास कहाँ स्टेटमेंट confess किया है। कर्नल पुरोहित ने। मेरे पास स्टेटमेंट है कैमरे उनका, में बैठकर झूठ बोल रहे हो यार मेरे आप पास साहब। स्टेटमेंट है उनका। और दूसरी बात, दिखाओ ना, दिखाओ स्टेटमेंट, चार्जशीट का बीजेपी पेज का नंबर एमएलए बताओ। गोवा के, मेरे पास चार्जशीट है, गोवा चार्जशीट के का पेज नंबर बताओ। समीर भाई, विष्णु अरे चार्जशीट का विष्णु पेज बाग, नंबर बताओ। विष्णु चार्जशीट का बाग कौन सा जो पेज बीजेपी नंबर के कौन सा गोवा के confession एमएलए है, पुरोहित ने confess उसने किया है। कहा कि सनातन संस्था जो है एक आतंकवादी संगठन है। अरे कर्नल श्री राम पुरोहित सेने का को, confession दिखाओ हमारे कहाँ जो है? मनोहर पर्रिकर है गोवा के चीफ मिनिस्टर, उसने श्री राम सेने को गोवा में बैन किया। उसने कहा कि सनातन संस्था को बैन करना चाहिए। बीजेपी का एमएलए है, गोवा का नाम लिखवाता हूं, नाम लिखो आप लोग। विष्णु बाग बीजेपी के एमएलए गोवा, उसने कहा सनातन संस्था को बैन करो, यह आतंकवादी कर्नल संगठन है। पुरोहित का कन्फेशन बताओ, चार्जशीट के कौन से पेज नंबर पर है। ठीक है, समीर भाई, या तो माफी मांगो या अरे बताओ सुनिए, चार्जशीट के कौन से पेज कर्नल नंबर पर पुरोहित का को, कन्फेशन अगर सनातन झूठ बोल संस्था रहे हो को, अभिनव भारत को बीजेपी की सरकार नहीं, डॉक्टर सूरत, महाराष्ट्र की ये जो बीजेपी बात की हो रही है, सरकार जिस बात नहीं का है, जिक्र आज हरीश तय किया साल्वे है साहब ने भी कि किया गोविंद पानसारे कि के अपने हत्यारों अपने में ये पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से जो बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं और सर्टिफिकेट बांटे जाने लगते हैं कि भाई बेकसूर है, दोषी है, इसने ये किया, इसने वो किया, ये कैसे असर डालता है किसी के? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, सपना मत देखिएगा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत के अंदर। पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में जो है जिस तरह लेकिन मुझे इसके अलावा एक जिसमें चिंता दम हो वो और है रोक समीर लेगा। भाई, जी कि हमारी, जैसा आपने उस चीज का जिक्र भी किया जी, कि आम आदमी का जिसका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो एटीएस हो या एनआईए है, बिल्कुल, लेकिन वो अलग अलग चीजें निकालती हैं सेम तथ्यों के ऊपर। हाँ, तो ये उससे- अलग अलग सरकारों के हिसाब से जो जांच एजेंसियों के बयानात और रवैया जो बदल जाता है, ये मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय है। हाँ, तो उसमें हमारा जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है जी, जो रूल ऑफ लॉ का पहला प्रिंसिपल है, हाँ, कि भाई निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी और दोषी छूटेगा नहीं, वहां इन्वेस्टिगेशन ही अगर दोषपूर्ण है या प्रभाव में आ जाते हैं, हाँ, या जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहता है कि मुझ पर दबाव आ रहा है, तो उससे फिर हमारी सारी कानून व्यवस्था में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, जो बहुत बुरी बात है प्रजातंत्र के लिए। जी जी, और उसके बाद फिर उसपे अलग अलग पार्टी अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करने लगे, तो इस सारे जोर शोर में जो विवेक की बात है, जो न्याय की बात है, जी, जो रूल ऑफ लॉ है, वो कहीं इग्नोर हो जाता है, और वो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी का विषय होना बिल्कुल। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन जिस तरह से कर्नल पुरोहित को आज डिफेंड करते हुए नजर आए, क्या यह होना चाहिए था? जबकि अभी कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया है, उन्हें बेगुनाह साबित नहीं किया है। समीर भाई, सबसे पहली बात ये हो जाती है कि इन्होंने तो अपने आप को ये समझ रखा है कि आज हमने ये जीत का ऐलान किया है और कल हम वो जश्न मनाएंगे जिसके लिए वो इंतजार में काफी सालों से हैं। लेकिन याद रखें, जुल्म कभी भी छुप नहीं सकता, और जुल्म जो है हमेशा सामने जो दिखता है, जालिम हमेशा दूसरों के सामने सरनिगू हो जाता है, और वो होगा, आज नहीं कल। वो लोगों के खून कभी आपको माफ नहीं करेंगे। वो जो खून बहे हैं, वो खून पुकार पुकार कर चिल्ला कर आवाज लगा रहे हैं। याद रखिएगा, ताकतें आज आपके पास हैं, सत्ता आपके पास है, आप उसका जितना चाहे दुरुपयोग कर लें, लेकिन आने वाले वक्त में वक्त भी आपको पूछेगी और तारीख भी आपको कभी फरामोश नहीं करेगी। लेकिन एक बात मैं आज आपके हवाले से कहना चाहता हूं समीर भाई, ये वो हजरात हैं जिन लोगों ने अपने ऐबों को छुपाने के लिए हिंदुस्तान की नेशनलिटी और यहां के सिक्योरिटी के साथ खेलने की कोशिश की है। न हिंदू की बात कर रहा हूं, न मुसलमान की बात कर रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी के साथ ये एजेंसीज, अपने अपने बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये हिंदुस्तान के 9 मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, 125 करोड़ जनता के साथ इस तरीके से खेल रही है। ये बड़ा शर्मनाक है। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ कब तक चलेगा? कब तक हिंदुस्तान के अवाम खेलती रहेगी आपके हाथों में, और हम लोग इस तरीके से तमाशाई बने देखते रहेंगे? ये सवाल है दोनों पार्टियों से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई जवाब नहीं देंगे। आप इनसे पूछ ले तो शायद अवाम सुनने पर मजबूर हो और कम से कम जानकारी लोगों को मिल सके। ये दोनों पार्टियों के लोग आपके सामने मौजूद हैं समीर भाई। बिल्कुल।
आदिल साहब इसका जवाब दीजिए। देखिए समीर भाई, हमने तो पहले से कहा है कि कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया अल्टीमेटली डिसाइड करेगी। नहीं, कानूनी प्रक्रिया का आपने उस वक्त भी इंतजार नहीं किया ना, जब सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम भगवा आतंकवाद, हिंदू टेरर इसका जिक्र करते रहे। एक मिनट गौतम साहब, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को बंद करा था, तब आप इनके मानव अधिकार की बात करते, तब आप इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते, तब आप भी खड़े होते कि नहीं इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, तब आपने भी जल्दबाजी दिखाई ना, तस्दीक होनी चाहिए। आप उस वक्त खड़े होकर कहते कि उस वक्त की जांच एजेंसियां हैं, उस वक्त का जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, आपकी पार्टी की लाइन नहीं रही। आपकी पार्टी तो ये कहती रही है टेरर का कोई, समीर भाई, टेरर का, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। हमारी ये मांग है कि जो मालेगांव में हिंदुस्तान के नागरिक जिनकी हत्या की गई है, जो घायल हुए थे, उनको इंसाफ मिले। नहीं तो आप और हमारा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से इस ऑर्डर को कम्युनलाइज ना करें। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सच आगे आ जाएगा। तो कम्युनलाइज आपकी पार्टी ने नहीं किया, भगवा आतंकवाद या हिंदू टेरर कह के। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। टेररिज्म का कोई रंग नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है मजहब को लड़ाने में, वर्ग को लड़ाने में, भाई भाई को लड़ाने में। ये देश को कमजोर करेगा समीर भाई, ये देश को कमजोर करेगा। और निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज का दुरुपयोग ना करिए, आप नेशनल सिक्योरिटी से ना खिलवाड़ करिए। ठीक है, पंडित अजय गौतम, क्या आप ये बात मानते हैं कि जो जल्दबाजी यूपीए की सरकार ने दिखाई हिंदू टेरर या भगवा आतंकवाद का नाम देने में, आज एक बार फिर वही गलती दोहराई जा रही है? क्योंकि एक आरोपी जो कि बेकसूर साबित नहीं हुआ है कोर्ट से, उसको बेगुनाह साबित करने की कोशिश की जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से। बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। सर, समीर साहब ने बहुत समीर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ पैनलिस्ट, मैं 30 सेकंड सिर्फ लूंगा आपके। पहली बात, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि एनआईए को प्रेशराइज किया गया और जो एनडीए गवर्नमेंट है वो कर्नल पुरोहित का फेवर ले रही है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एनडीए ने और या एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में जब कर्नल की पुरोहित की बेल थी तो उनका स्टैंड क्या था? किसी के पास कोई जानता है इस बात को? क्या उन्होंने, एनआईए ने और एनडीए ने दोनों ने अपोज की थी बेल, कर्नल पुरोहित की बेल का एनआईए ने पूरा जितनी ताकत से एजेंसी। अब सर मेरे को बोलने दीजिए ना, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। एक तो इनको जानकारी नहीं है, फिर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, सर एनआईए ने वो बात तो सही है ना। आप जवाब दीजिए अपना। कर्नल पुरोहित के मैं उसको साथ ही रिपीट होंगे नहीं ये। करना चाहता। फिर आप सर मैं कहता हूं, सुन तो लीजिए ना, अगर एनआईए इतनी, बम्बई हाईकोर्ट, मैं कह रहा, बम्बई हाईकोर्ट से ज्यादा जानकारी है इनको। अरे हाँ, मैं प्राउडली कहता हूं मैं कर्नल पुरोहित का साथी हूं, मैं प्राउडली कहता हूं मैं प्रज्ञा ठाकुर का साथी हूं, मैं प्राउडली कहता हूं मैं शिवानंद का साथी हूं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बताओ मुझे कौन सा ऑफेंस है? यही तो किसी का साथ है, कौन सा ऑफेंस है? एक ऑर्डर को और देश को कम्युनलाइज कर रही है। आप तो यही हिंदुस्तान की धमाकों के आरोपियों के साथ खड़े हुए अभी से, जबकि उन्हें कोर्ट में बेकसूर साबित नहीं किया हुआ है। अरे सर सुन तो लीजिए, 30 सेकंड नहीं दे सकते। समीर भाई, बम्बई की हाई कोर्ट इस आदमी को, सनातन संस्था को कह चुकी है। अरे साहब, आपने तो साबित ही कर दिया कि गौतम जी जब सैया हो कोतवाल तो डर जाएगा। पंडित गौतम आप बोलिए। अरे सुनिए समीर भाई, ये कह रहे हैं समीर भाई, ये उसके साथी है। समीर भाई, सर मैं एक जब, अरे साहब आप अपने आप को इस तरीके से इसलिए कह रहे हैं, आपने तो साबित कर दिया जब सैया हो कोतवाल तो डर काहे का है साहब। अरे तो डरने की कोई बात ही नहीं, आप कहिए ना कि आप किसके साथी हैं। सुन तो लो बस। बोलिए गौतम साहब, बोलिए। अभिनव भारती, अभिनव भारत के अंदर जितने सारे लोग हैं वो सब आतंकवादी है। कोर्ट में लिखा है कहीं? क्या आरएसएस के जितने लोग हैं सब आतंकवादी है? क्या वीएचपी के जितने लोग हैं सब आतंकवादी है? ये जो आपकी माइनॉरिटी अपीसमेंट का जो खेल आप खेल रहे थे ना इस देश के अंदर, दरअसल अब उसके ऊपर लगाम लगी है, इसलिए आप सब लोगों को दर्द हो रहा है। आपकी तकलीफ इसलिए है कि किसी साध्वी प्रज्ञा को बेल कैसे मिल गई, आपकी तकलीफ इसलिए है कि कर्नल पुरोहित को बेल कैसे मिल गई। आपको ये नहीं जानते कि एक आदमी जो 9 साल से चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, जिसके आरोपियों के साथ जो व्यूज है, जो सबमिशन है वो डिफरेंट है, तो उसको बेल मिलनी चाहिए। आपको तकलीफ इसलिए है
आपको तकलीफ इसलिए है क्योंकि आप एक्सपोज हो रहे हो। आप अरे खड़े हो जाएंगे ना साहब, ये जानते हैं ना इन्हें कौन अंदर डालने वाला है, ये तो बाहर जाने वाला है। नहीं हो जाता ना, ये तो गुजरात समझिए के गौतम जो साहब। कातिल थे, गुजरात के जो कातिल थे, गुजरात के अरे जो तो कातिल गुनहगार थे, तो साबित नहीं हो अगर जाता। कांग्रेस सो आप न मुझे रही बता दो होती, गुनहगार साबित हो आज गए, वो ये बनाना राष्ट्रीय पार्टी रिपब्लिक के है अध्यक्ष न होते, आज वो अरे प्रधानमंत्री ना होते। किसी को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये बताइए। भैया ये कर्नल पुरोहित की बात कीजिए प्लीज। कांग्रेस का शुक्रिया बोलो। नहीं। उनके अरे पैर याकूब, छुओ। अरे उसको कसाब छुओ कांग्रेस के को आप फांसी लोग। देने में 4 कांग्रेस साल ने लग गए, समर्थन दिया जिसे पूरी आपको। दुनिया ने देखा था मशीन गन लेके लोगों को मारते हुए, उसे भी फेयर ट्रायल मिला इस कंट्री में। और तो देखिए, कर्नल पुरोहित को फेयर ट्रायल मैं बहुत इतिहास से सम्मान बातें कहना चाहता हूँ। साधी प्रज्ञा को मौलाना साहब को भी, और ये जो हिंदू धर्म गुरु हैं जो भी हैं, चाहे ओबीसी के हों, दलित के हों, अपर कास्ट के हों, ये जो हिंदू गुरु हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, हमारी पुलिस अफसर, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एनआईए, मुझे भरोसा है कि वो इंसाफ करेगी। वो सारे के सारे आरएसएस नहीं है, वो सारे के सारे दबाव में नहीं है। और दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र का सपना जो लोग देखते हो, भगवान राष्ट्र का सपना जो लोग देखते हो, भारत के 90% सेकुलर लोग आपका जो सपना है चकनाचूर कर देंगे। इजराइल के साथ मिलकर सरकार बनाओगे। ठीक है, आतिफ रशीद साहब, आतिफ रशीद साहब, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये कैसी सोच है कि कोई भी एक ब्लास्ट के आरोपी के साथ होने में फख्र महसूस करने लगता है? और अरे हिंदू राष्ट्र का सपना छोड़ दो, तो आप उसे अजय गौतम जी छोड़ दो हिंदू राष्ट्र का सपना। मौलवी साहब से भी कह दे रहा हूँ, मौलवी साहब से भी कह दे रहा हूँ, ये देश हिंदू की मानसिकता पूछिए। आतिफ रशीद ये अमीर जामई साहब से एक बात पूछिए कि जब टाइगर मेमन के लिए इन्होंने रात को 2-2 बजे इन्होंने कोर्ट खुलवाए थे, जिसको के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति भी मोहर लगा चुके हैं, जिसकी फांसी पर वो भी तो एक आरोपी था। अफजल गुरु के साथ ये लोग खड़े हुए हैं, आज तक उसकी फांसी के बाद ये लोग उसकी शहादत के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्या इनको समझ में नहीं आती ये बात? क्या ये आरोपी नहीं है? अरे अफजल गुरु के साथ आप खड़े हैं ना साहब, और आप हमें राष्ट्रवाद से भाषण दे रही हैं। जहां आप रहते हो, आपके संगठन के लोग एक्सपायरिंग के मुसलमानों की बात करो आतिफ जी तो जहां आप रहते हो, ऊपर से बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि आप पुरोहित के साथी हैं। राष्ट्र दुश्मन एक दूसरे पर आरोप लगाकर असली सवाल से बच जा रहे हैं आप। डॉक्टर सूरत, यही हो रहा है क्या? एक दूसरे पर आरोप लगाओ, असली सवाल से बच जाओ। देखिए, संविधान का पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ। वो वी द हिंदूज और वी द मुस्लिम्स नहीं कहता। हाँ। तो इसलिए सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। हाँ। जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, जिन्होंने मारा है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए कि उनको सजा मिले। मुझे तो लग रहा है इस वक्त देश के लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे। वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि यूपीए सरकार जिसको आतंकवादी ठहराने की कोशिश कर रही थी, आज की सरकार उसे बेगुनाह साबित करने पर क्यों तुली है? वो वाला सच था या अब वाला सच है? कोर्ट के फैसले से पहले ही हम जो नतीजे पर पहुंचने लगे हैं, ये तो बड़ी घातक प्रवृत्ति है ना। मीर साहब, क्या प्रीजुडिस होके आप कह रहे हो? क्या सुप्रीम कोर्ट इतने के जजमेंट को समय आप से चैलेंज कर क्योंकि रहे हो? तो रिलीफ तो वो समझ रहे हैं कि अब बेल मिल गई, मुकदमा चलेगा, कितने सालों तक चलेगा, 20-20, 30-30 साल तक इंडिया में मुकदमा आगे सरका दिया जाता है, तब तक व्यक्ति रहता है कि नहीं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बेल इंडियन सिस्टम में जिसको मिल जाती है, समझो उसको 50% तो राहत वहीं मिल जाती है। अच्छा, तो इस वजह से बेल को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना लंबा टाइम लेता है। यानी ये छोटी राहत नहीं, बड़ी राहत है कर्नल पुरोहित। राहत जो है क्रिमिनल केस में सबसे पहला काम होता है बेल, उसके बाद होता है चार्जेस को क्वैश कराना, बिल्कुल, और तीसरा होता है फाइनल जजमेंट। तो इसलिए ये राहत तो बड़ी है। और जो लोग सहानुभूति रखते हैं कर्नल पुरोहित से, नेचुरली उनको एक जश्न मनाने का मौका तो है। हाँ। तो इसको आप छोटी, बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब कहीं से नहीं होता कि कर्नल पुरोहित जो है वो बेगुनाह साबित हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेगुनाही का और आप उनके साथ खड़े होने में फख्र महसूस करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम साहब। मुझे पता है आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। गौतम साहब, आदिल सिंह साहब, अमीर जमई, डॉक्टर सूरत, आतिफ रशीद साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।